गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। आपका होस्ट गुरलाल प्राइम अमेरिका पे फिर हाजिर है आपके लिए एक वीडियो लेके। और दोस्तों बहुत प्यार मिल रहा है। हम हर वीडियो का लिंक हमारे फेसबुक प्राइम अमेरिका के फेसबुक पेज पर डाल देते हैं। आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और वहाँ पे हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमें वेट रहता है आपके कमेंट्स का। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज 22 सितंबर है। कुछ नई वीडियो लेके नए टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ मैं। अगर आपको घर से ज़रूरी नहीं है तो प्लीज़ घर से ना निकलिएगा। अपना पूरा ख्याल रखें। इस जो कोरोना वायरस की वजह से जो ये महामारी जो फैली हुई है इससे अपना पूरा ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी अपने पूरा ख्याल रखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर मैं चाहता हूं कि आप हमारी जो वीडियो है उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमारा जो चैनल है प्राइम अमेरिका और हमारा जो गेम एक्स जोन चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें। और चलो दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 22 सितंबर मैं बात करूंगा पहले कोरोना केसेस की। हमारे राजस्थान में कितने आए हैं? हमारे राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 1912 केस आए हैं। 1912 केस आए हैं पिछले 24 घंटों में और 15 डेथ हुई हैं दोस्तों। 15 डेथ हुई हैं और सबसे ज़्यादा जो केस आए हैं फिर वही जयपुर सिटी से आए हैं 398 दोस्तों। 398 केस जो आए हैं वो जयपुर सिटी में आए हैं। अब आप बात करते हैं टोटल इंडिया में पिछले 24 घंटों में कितने केस आए कोरोना के। 24 घंटों में हम बात पहले करते थे कि 95,000 97,000। थोड़ा रिलीफ की बात यह है कि दोस्तों पिछले 24 घंटों में इंडिया में जो टोटल केस आए हैं वो 80,321 केस आए हैं पिछले 24 घंटों में इंडिया में। और उसको जो मिला करके टोटल केस जो इंडिया के हो जाते हैं, जो टोटल केस हो जाते हैं इंडिया के वो 56,40,000 केस हो जाते हैं पूरे इंडिया में टोटल अब तक के लिए। और अब एक आपसे न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान की 3 बार की एमएलए थी टोंक से। उनका नाम था जाकिया इनाम जो है वो 31 वर्ष की आयु में वो हमारे को छोड़कर चले गई हैं। दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में अता फरमाए। वो राजस्थान में चिकित्सा मंत्री भी रह चुकी हैं और टोंक से बिलोंग करती थी। ओरिजिनली वो बिलासपुर से, लेकिन उनकी शादी टोंक राजस्थान में हुई थी तो वो यहीं टोंक से ही फिर वो इलेक्शन लड़ती थी और मंत्री भी रह चुकी हैं। तो दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में अता फरमाए। और दोस्तों अगेन हमारा जो ये प्राइम अमेरिका चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गेम एक्स जोन चैनल को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोशिश रहती है आपको नई से नई जो न्यूज़ आती है उसके एंड तक जाने के लिए, आपको पूरी एक्सप्लेन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेगमेंट जो है वो हम बात करेंगे जो खेती के ऑर्डिनेंस आए हैं। विरोध हो रहा है, इसमें कुछ अच्छी बातें भी है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वो किसान के पक्ष में नहीं है जो मैंने पढ़ा है। हो सकता है मैंने कुछ मिस किया हो। जो काफ़ी नुकसान की बातें हैं वो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा और दुआ करूँगा कि ये ना लागू हो। अगर हो तो अमेंडमेंट के साथ हो अगर हो तो चलो दोस्तों इनके बारे में बात करते हैं हम, इन ऑर्डिनेंस के बारे में। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि खेती ऑर्डिनेंस की। मैंने जो उसमें पढ़ा है अच्छी तरह से, एक तो रिटन में कहीं भी नहीं है कि एमएसपी जो है वो चेंज नहीं होगी, एमएसपी ख़त्म नहीं होगी। जो मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस है किसान को दी जाती थी वो राइटिंग में नहीं है, कहीं भी राइटिंग में नहीं है। दूसरी बात उसमें जो ये है कि दोस्तों कि जो छोटी किसानी है, जो छोटे जिम्मेदार हैं, हो सकता है जब वो प्राइवेट सेक्टर के कोई कॉरपोरेशन आए और वो क्या कि वो लीज पर लेंगे और 50 साल की या 100 साल की लीज पर आपकी ज़मीन लेंगे और फोर्स किया जाएगा कि आपको वो देनी पड़ेगी। ठीक है, देनी पड़ेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो है वो जो कॉरपोरेशन है, जो कोई कंपनी आएगी, आप जो छोटा किसान है जिसकी ज़मीन होगी वो
वो लीज एग्रीमेंट तोड़ नहीं सकता। वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा ऑलरेडी, जो इसमें ऑर्डिनेंस में भी लिखा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, वो लीज तोड़ नहीं सकता बीच में, ठीक है। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वो कॉरपोरेशन है, उसके पास फुल पावर होगी, वो कभी भी आपकी लीज एग्रीमेंट तोड़ सकता है, वो कभी भी तोड़ सकता है। प्रॉब्लम क्या होगी उसमें, अगर वो लोन उठाएगा उस जमीन पर, उसको जो कॉरपोरेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे जो खेती लेगा, उस जमीन पर बैंक से लोन उठा सकता है। वो उस जमीन पर लोन उठा सकता है बैंक से। वो लोन उठा लेगा, वो कंपनी लोन उठा लेगी, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट जो है तोड़ देगी, वो लीज एग्रीमेंट फिनिश कर देगी। जो लोन अमाउंट है बैंक का, वो फार्मर को भरना पड़ेगा। आई होप दोस्तों आप अंडरस्टैंड करें। जो अगर वो ले गए, लोन उठा के ले गए, मान लो किसी के पास 10 एकड़ के है और उसके 50 लाख बैंक से उठा लिया उस कंपनी ने, और बाद में लीज एग्रीमेंट तोड़ दिया, तो जो इनिशियल अमाउंट है 50 लाख प्लस जो इंटरेस्ट होगा, वो उस फार्मर को भरना पड़ेगा जिसकी ज़मीन है। तो ये बात सबसे बुरी मेरे को लगी। बाकी तो जो हमने देखा कि मंडी सिस्टम ख़त्म होगा, आड़तियों का जो सिस्टम है वो ख़त्म होगा, दोस्तों उसको शायद टाइम लगेगा, अभी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब इनिशियल तौर पर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो एंड ऑफ द डे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसमें सुधार कैसे आ सकता है, इसको लागू करना हो तो कैसे कर सकते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए कि ये कई चीज़ें अच्छी हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ रिटन में डाल दें कि जो MSP है वो दी जाएगी और वो कभी ख़त्म नहीं होगी। फर्स्ट लिखा होना चाहिए कि दी जाएगी, बिल्कुल दी जाएगी। जो मिनिमम स्टैंडर्ड प्राइस है वो किसान को दी जाएगी, चाहे वो किसी के पास भी खेती है, जो कॉरपोरेशन भी आके लेता है, तो उसमें लिख दें कि MSP उसको देनी पड़ेगी। दूसरा, MSP के नीचे अगर वो नहीं देता तो किसान के पास हक होना चाहिए कि वो अपनी ज़मीन का जो लीज एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर सके। और तीसरा उसमें राइटिंग में ये डाल दें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर कोई कॉरपोरेशन किसी भी छोटे ज़मींदार या बड़े ज़मींदार की ज़मीन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेता है, उस पर अगर लोन उठाता है, तो वो जिम्मेवारी उस कॉरपोरेशन की होगी, ना कि उस किसान की होगी जिसकी ज़मीन है। मैं अगेन बता दूं कि अगर वो ये रिटर्न में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाल देती है, तो ये कानून जो है काफ़ी अच्छा भी सिद्ध हो सकता है टाइम लगाकर किसानों के लिए। ये 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरा है कि CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज़ जो है, कि उसमें एक लाइन और डाल दें कि अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो जो कॉरपोरेशन है वो सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही यूज़ कर सकता है। ये नहीं कि वो उठा के वहाँ फैक्ट्री लगा दे और बाद में जो किसान है वो उसको जो एग्रीमेंट पूरा होने के बाद उसको जो है उसका मलबा उठाना पड़े, उसको चेंज करना पड़े, उसका खर्चा वो जो है किसान को उठाना पड़े। ये 2-3 चीज़ें अगर अमेंडमेंट के साथ आ जाती हैं, ये 2-3 चीज़ें अगर अमेंडमेंट के साथ आती हैं, तो मेरे ख्याल ये ऑर्डिनेंस जो है वो बढ़िया होगा। अगर ये 2-3 चीज़ें रिटन में आ जाती हैं तो आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक और ऑर्डिनेंस लेके आ रही है बहुत जल्दी। वो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट ड्राफ्ट बिल। उससे क्या होगा दोस्तों कि जो आज इंडिया में हर स्टेट में उनका खुद का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है या फिर उनका जो निगम है प्राइवेट पावर काम को दी हुई है, हर स्टेट में अलग अलग से है, उसका पूरा कंट्रोल सेंटर के पास आ जाएगा, गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। और उससे क्या होगा कि हो सकता है, होगा नहीं होगा आने वाला वक्त बता, हो सकता है कि अगर केंद्र के पास आ जाएगा तो जो सब्सिडी मिलती है खास करके किसानों को, उनके ट्यूबवेल के लिए सब्सिडी मिलती है बिजली बिलों पर, वो ना मिले। या फिर बोलेंगे कि जैसे गैस सिलेंडरों में हुआ था कि आपको आपके खाते में सीधी सब्सिडी आ जाएगी और वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी और हम स्टेट गवर्नमेंट को जो है वापस पैसे देंगे, जैसे अब GST का चल रहा है।
उसमें क्या होगा कि या तो वो डिले करेंगे, जैसे आज कल केंद्र गवर्नमेंट कुछ स्टेटों को वो उनका जीएसटी का पैसा देती है, कुछ स्टेटों को नहीं देती है वो। तो उससे क्या आता है कि गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको सब्सिडी देने में प्रॉब्लम आएगी किसानों को। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक इंडिया गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट ड्राफ्ट बिल और लेके आ रही है, जिससे कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी किसी बड़े कॉरपोरेशन के पास चली जाएगी, और जो सब्सिडी मिलती है खास करके बड़े कारखाने वालों को भी इसमें नुकसान होगा, और जिम्मेदारों को जिनको ट्यूबवेल पे इलेक्ट्रिसिटी बिल में जो है सब्सिडी मिलती है वो बंद हो जाएगी। ये होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये बिल आने ही वाला किसी भी दिन आ सकता है। तो दोस्तों पॉजिटिव नोट पे बात कर रहे थे हम। जयंती काथले नाम के एक लेडीज़ हैं जो महाराष्ट्रियन हैं, आईटी में काम करते थे, तो ऑस्ट्रेलिया में भी रहे हैं। उनको उनके घर के खाने की बहुत वो रहती थी कि मुझे महाराष्ट्रियन खाना नहीं मिल रहा है। तो वापस वो इंडिया गए, फिर वो बेंगलुरु शिफ्ट हो गए, जो पहला नाम बेंगलोर था आजकल बेंगलुरु है कर्नाटका में। तो वहाँ भी उनको यही दिक्कत आई, तो उन्होंने काम छोड़ के जो है अपना महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट खोला, मेन्यू सेट किया, धीरे धीरे कामयाबी की तरफ चलते रहे। आज उनके देश और अब्राड, देश और विदेशों में 14 रेस्टोरेंट है महाराष्ट्रियन खाने के, और वो अच्छा कमा रही हैं। और दूसरी पॉजिटिव नोट पे चंडीगढ़ में हम देख रहे हैं कि मेरे भी रैश हुई है सैनिटाइज़र से, या ज़्यादा हाथ लगाने से किसी भी जगह जाना हो सैनिटाइज़र बॉटल को। तो उन्होंने एक मैकेनिज़्म निकाला है, एक ऐप निकाली है, वो उससे अगर आप उस डिवाइस उस पर लगा देते हो सैनिटाइज़र बॉटल पर, उसको फतेह बोलते हो, तो वो अपने आप सैनिटाइज़र निकाल देता है आपके हाथों के लिए। ये जिसने निकाला है चंडीगढ़ की अंशु शर्मा है, अंशु शर्मा नामक लेडी है, तो हेड्स ऑफ टू देम। दूसरे हमारा जो अगला सेगमेंट है दोस्तों, इतिहास के पन्ने। आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था 22 सितंबर को। दोस्तों 22 सितंबर 1980 को ईरान और इराक की वॉर शुरू हुआ था। ईरान और इराक का वॉर शुरू हुआ था जो 8 साल चला। उसके बाद 1988 में सीज़ फायर हुआ और कैजुअल्टी 10 लाख 1 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी 1980 से लेकर 1988 तक ईरान और इराक में। कारण कुछ भी रहे होंगे, लेकिन जो डेथ है, जो कैजुअल्टी है, वो 1 मिलियन की हुई थी। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं 22 सितंबर 1994। 22 सितंबर 1994 1994 को जो मेरा भी फेवरेट रहा है, वो एक टीवी सीरियल शुरू हुआ था फ्रेंड्स, जिसमें ये अपनी जेनिफर एनिस्टाइन ये सब लोग थे उसमें। ये फ्रेंड्स ये शुरू हुआ था, NBC नेटवर्क ब्रॉडकास्ट नेटवर्किंग ने ये शुरू किया था। फ्रेंड्स जो सीरियल है काफ़ी लोकप्रिय रहा यहाँ अमेरिका में और बाहर भी ये शुरू हुआ था। और उसके बाद हम बात करते हैं ये फ्रेंड्स जो डायरेक्ट किया गया था शायद डेविड क्रेन और मार्था कॉफमैन ने, इन दोनों ने ये शुरू किया था। बाईस सितंबर 1792 को फ्रांस गणराज्य बना था। फ्रांस ये अपनी एग्जिस्टेंस में आया था, फ्रांस गणराज्य 22 सितंबर 1792। और 22 सितंबर 1949 में रशिया ने अपने पहले जो न्यूक्लियर बम थे उनको टेस्ट किया था। ये थी इतिहास के पन्ने की बात दोस्तों। अब बात करते हैं हम एक न्यूज़ के साथ कि इंडियन रेलवे ने डिसाइड किया कि वो करीब 40 के करीब कलोन ट्रेन्स चलाएगा। कलोन मीन्स जिस रूट पर एक रेलगाड़ी जाती है, जैसे एक ट्रेन जा रही है दिल्ली टू पटना, उस पर उनको बहुत ज़्यादा मुसाफिर मिल रहे हैं, जो यात्री हैं वो ट्रेन में पूरे नहीं आ रहे, तो उसकी जगह एक कलोन ट्रेन, मतलब उसकी जगह 2 ट्रेन जाएंगी, मतलब एक तो ओरिजिनल जाएगी, उसकी जगह एक और जाएगी, या 1 या 2 घंटे के फ़र्क में। 40 रेलें हैं, जो 40 ट्रेन हैं इंडियन रेलवे वो शुरू कर रही है, कलोन ट्रेनें जो डिफरेंट डेस्टिनेशन पर जाएंगी। ये यात्रियों की सुविधा के लिए है। और
और दोस्तों बात करते हैं, लास्ट बात मैं पॉजिटिव नोट पे फिर करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी है, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने जो है बायोनिक आई इन्वेंट की है। ये होती है कि अगर कोई बंदा शुरू से ही जन्म से ही अंधा है पर उसका ब्रेन अच्छी तरह काम कर रहा है, तो उसमें इंसर्ट करके चिप लगाएंगे ब्रेन का सिग्नल लेने के लिए, और वो बैटरी से आगे उसको दिखा सकेगी। इसके लिए फंड्स जारी किए हैं ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने और रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी तक उनका जो ये बायोनिक आई का जो उन्होंने ट्रायल किया था वो काफ़ी हद तक सही रहा है। होपफुली ये सही रहा होगा। इसी के यहाँ आज तक की वीडियो यहाँ तक थी दोस्तों। आप हमारा चैनल जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें गेम नेक्स्ट जोन का भी, और आपका बहुत प्यार मिल रहा है। मैं आभारी हूँ, मैं और मेरी प्राइम टाइम की पूरी टीम आभारी हैं हम आपके। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, उसी के साथ हम चल रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अगर ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें। कल फिर किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुरलाल और पूरे प्राइम अमेरिका की तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, शब खैर।